आरएमएस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है और आज का जो टेस्ट है वो संघ की कार्यपालिका के शक्ति के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं। और इस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावना भी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लिया गया है और इस चैनल पे 16 टेस्ट हो चुके हैं पॉलिटी से संबंधित। तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और इस चैनल पे हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक वाइज टेस्ट भी कराया जा रहा है और साथ ही साथ उसका विस्तार भी किया जा रहा है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। तो एक सामान्य सा परिचय दे देते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो प्रथम नागरिक होता है और उसकी जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ओके, 35 एज होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो और साथ ही साथ वह किसी भी लाभ के पद धारण नहीं करता हो तो वह भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य होता है। ओके, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का अंग है। पहले में है कि भारत का राष्ट्रपति, दूसरे में है कि भारत का प्रधानमंत्री, तीसरे में है कि भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन डी सभी होगा। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 के बीच संघ की कार्यपालिका से प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये राष्ट्रपति में निहित होती है। संविधान में ऐसा कहा गया है, भाग 5 में कहा गया है। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों का पालन करना है। ऑप्शन ए बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना। ऑप्शन दूसरे में है कि यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्य सरकारें भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार संचालित हो। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन सी, ये दोनों कार्य राज्य करते हैं। ओके, अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र को 2 कर्तव्यों का पालन करना है, संविधान के अनुसार दिया गया है। तो यह पहला है प्रावधान कि यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्यों की संरक्षा करे। दूसरा है कि यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकारें संविधान के उपबंध के अनुरूप संचालित हो। अगर नहीं होगा तो 356 लग जाएगा। ओके, 356 मीन्स राष्ट्रपति शासन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन ए अपने निर्वाचन की तारीख से, ऑप्शन बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, ऑप्शन सी अपने पद ग्रहण के दिन से, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन सी। ओके, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, ये ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्यों की विधान परिषदें, ऑप्शन डी राज्यों की विधानसभाएं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा कि निर्वाचन में तो भाग लेता है किंतु महाभियोग में नहीं लेता। तो ऑप्शन इसका क्या होगा। ऑप्शन डी होगा। ओके, कि संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ओके, यहाँ पे कौन सदस्य होते हैं तो निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। वहीं अनुच्छेद 361 मतलब अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख करता है। ओके, और महाभियोग में कौन कौन शामिल होते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ओके, तो इसे ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली और पुदुचेरी दोनों जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वहाँ पे विधानसभाएं हैं, तो दिल्ली और पुदुचेरी शामिल होता है 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ओके, और जो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वो शामिल नहीं होती है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति और राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका आंसर बताएं ऑप्शन डी, ओके, राष्ट्रपति। संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 ये ध्यान रखिएगा के तहत अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा किसी अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा घोषित? तो राष्ट्रपति द्वारा। ओके, और किसे छोड़कर? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु ऑप्शन ए चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन बी अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन सी निर्वाचित होने के उपरांत ही अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन डी एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी निर्वाचित होने के उपरांत ही अपनी सदस्यता होगी। ओके, संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन होने पर उसे संसद की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। ओके, और 7 नंबर क्वेश्चन देखें, बताएं कि इसका आंसर क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक के एकमात्र उदाहरण कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी। ओके, 1977 में नीलम संजीव रेड्डी भारत के अभी तक के एकमात्र निर्विरोध चुने गए भारतीय राष्ट्रपति के उदाहरण हैं। ओके, कोई विरोध हुआ ही नहीं, सर्वसम्मति से बनाए गए। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश मतलब क्या होता है कि अध्यादेश का मतलब होता है कि कानून बनाना। तो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए विधायी, ऑप्शन सी प्रशासनिक, ऑप्शन सी न्यायिक, ऑप्शन डी व्यक्तिक। तो कौन से अधिकार हैं? तो विधि बनाना है तो ऑप्शन ए विधायी शक्ति। ओके, संविधान के अनुच्छेद 123 ये इंपॉर्टेंट है कि अध्यादेश जारी करने का जो अनुच्छेद है वो 123 है। 123 के अनुसार राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए जब संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना हो, ठीक है, तब जारी करेगा। संसद के समक्ष आकस्मिक विद्यमान हो कि कानून बनना चाहिए किसी विषय पर, किसी विषय मतलब कि संघ सूची पे और संवर्ती सूची पे। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो तो अध्यादेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को जो शक्ति है वो विधायी शक्ति है और अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान नहीं बस इसको रटिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला में है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या तो भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकते हैं। दूसरा में है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के आरोप पर संसद के किसी भी सदन के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। तीसरा में कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, इनमें से कोई नहीं, कोई भी सही नहीं है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लें कि अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ओके, किसी भी समय। महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन करेगा कि क्या महाभियोग संबंधी जो आरोप होते हैं वो लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में? तो नहीं, किसी भी समय लाया जा सकता है। लेकिन
इनसे यह शर्त होती है कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ये नोटिस दें कि हम आपके विरुद्ध अध्यादेश ला रहे हैं, एवं यह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित हो। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, भले ही वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हों, चुनाव में ना लेते हों, पर मनोनीत सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं महाभियोग प्रक्रिया में। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा हटाने के लिए कि आपको आपके विरुद्ध महाभियोग लाया जा रहा है। ओके, और ये 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर, ये ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय इलाकों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियों की प्रकृति विधान संबंधी होती है। दूसरा में कि भारत के नाम मात्र के मुखिया होने के नाते राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषदों की नियुक्ति से संबंधित कार्यकारी प्रक्रियाओं का निर्वाह कर सकते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर प्रशासकीय शक्ति धारण करता है एवं वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। वह उसकी कौन सी शक्ति होती है, तो प्रशासकीय शक्ति। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सी होती है, तो विधायी शक्ति। ओके, विधायी शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1, 2, 3। ओके, और वह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है जिसमें केंद्र, राज्य एवं विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग और समन्वय स्थापित कर सकता है। ओके, यह एक ऐसा मंच होता है जिसमें केंद्र और राज्य एक साथ बैठते हैं और विचार विमर्श करते हैं कि राज्य का विकास कैसे हो, किसी का सॉल्व कैसे हो, और इसकी स्थापना सब प्रथम कब हुई थी, तो 1990। ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा हो गया है। ओके, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। विधायी शक्ति मतलब विधि बनाने की शक्ति। पहले में कि राष्ट्रपति को संसद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मुद्दे पर निर्वाचन आयोग के साथ परामर्श करने की आवश्यकता होती है। दूसरा में कि जब संसद सत्र न रहा हो तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है, परंतु वह उसको कभी भी वापस नहीं ले सकता। तीसरा है कि यदि किसी विधेयक में सरकार द्वारा निधि उधार लेने संबंधी उपबंध अंतर्निहित है तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को नहीं लौटा सकता। तो ऑप्शन ए में है 1, 2, ऑप्शन बी में है 2, 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी होगा। और गलत जो है यहाँ पे है कि अध्यादेश जो है वो वापस ले सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लेगा वापस, ऑप्शन सी। ओके, यहाँ पे देख लें कि राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियाँ देख लेते हैं। आप पहले में है कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श के आधार पर संसद सदस्यों की निहरता के संबंध में निर्णय ले सकता है। ओके, और जब संसद सत्र में ना हो तब अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों को संसद द्वारा अपना अगला सत्र आरंभ करने से 6 सप्ताह के भीतर, ठीक है, 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति दे दी जानी चाहिए। ये ध्यान रखना होगा। राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। ओके, किसी भी समय। सरकार द्वारा निधि उधार लिए जाने संबंधी कोई विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक होगा। तो धन विधेयक किसमें वर्णित है, तो अनुच्छेद 110 में वर्णित है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाएगा, इसलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं, क्योंकि वो पहले ही स्वीकृति दे चुका है, तो वो बार बार क्यों लौटाएगा, और पुनर्विचार नहीं लौटाएगा क्योंकि स्वीकृति पहले ही संसद के द्वारा ले लिया गया है। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले में है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ओके, दूसरे में कि यदि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं होता है तो निर्वाचक
मंडल की बाकी सदस्य निर्वाचन मंडल की संख्या पूर्ण होने तक अपना वोट नहीं दे सकते। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, इसका आंसर देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए जाते हैं और उसका जो निर्णय होता है इसे ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति संबंधी जो विवाद होते हैं वो उच्च निपटाए जाते हैं और उसका निर्णय जो होता है अंतिम होता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे उच्च न्यायालय भी दे सकता है, जो गलत होगा। निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य होने पर राष्ट्रपति चुनाव नहीं रोका जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, पॉलिटी में छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और गलत उसी से होता है जब ध्यान नहीं रखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये भी बड़ा है क्वेश्चन। ओके, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहले में है कि यदि संसद के किसी भी सदन का राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने तक की अवधि तक सदस्य बना रह सकता है। दूसरे में देखिए कि भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा यथा निर्धारित विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। तीसरा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? 13 नंबर का बताएं, ऑप्शन बी। ओके, चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वोट दे सकते हैं। दूसरा है कि संघ राज्य क्षेत्रों में से केवल दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के हकदार हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, इसमें दिल्ली नहीं, इसमें पुदुचेरी भी शामिल होता है और इसमें निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होता। मनोनीत सदस्य तो अध्यादेश में शामिल होता है। ओके, महाभियोग में शामिल होता है, 61 में शामिल होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होता है, जिनमें शामिल हैं कौन कौन? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ओके, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का भाग होते हैं। ओके, और मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। दूसरा में कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक के 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी दोनों होगा। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचन मंडल का हिस्सा है। ओके, तो पहले में है कि लोकसभा के सभी सदस्य, दूसरे में कि राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, तीसरे में कि राज्यसभा के सभी सदस्य, चौथे में कि राज्य विधानसभा के सभी सदस्य। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन डी। अभी तो आपको बता चुके हैं, तो ये गलत है। ओके, सभी सदस्य नहीं होते, निर्वाचित सदस्य होते, विधानसभा शामिल नहीं होती है। ओके, तो ये सब ध्यान रखना है और ये आपको हम बता चुके हैं, ये इसे आप पढ़ लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखें कि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, परंतु उसके पास कुछ परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार है। ओके, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपना विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है? पहले में कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करते समय। दूसरा है कि जब मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया हो तो लोकसभा को
विघटित करने में। तीसरा है कि मंत्रिपरिषद को विघटित करने में यदि वह लोकसभा में विश्वास मत सिद्ध न कर पाए हों। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ये गलत है। भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है। राष्ट्रपति को नाममात्र, संसदीय व्यवस्था का ये जो विशेषता है कि राष्ट्रपति को नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है, जबकि वास्तव में कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। ओके, और ये ध्यान रखना हो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। ये ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन। वहीं 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वह समानतः अथवा अन्यतः मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनर्विचार कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति एक बार किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद संशोधन सलाह मानने हेतु बाध्य होता है। ठीक है, पहले एक बार सलाह दे दिया हो, फिर बोले कि ठीक है आप फिर से आप भेजिए, ओके, पुनर्विचार के लिए भेजिए। अगर पुनर्विचार के बाद भी वो नहीं मानता है, ओके, तो ये बाध्यकारी होती है, राष्ट्रपति उसे सलाह जो हो वो माने। ओके, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा थोड़ा। यद्यपि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, विवेकाधिकार नहीं है, परंतु उसके पास कुछ परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार है कि लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो वह अपने विवेक से निश्चित करता है कि किसे सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया जाए। तो मतलब कि परिस्थितिजन्य कि यहाँ पे प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो गई, तो ये परिस्थिति ये ऐसी बन गई कि वो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करे। दूसरा देखिए कि वह मंत्रिमंडल को विघटित करने पर निर्णय ले सकता है यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध नहीं कर पाता हो। तीसरा है कि वह लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना विश्वास मत खो दिया हो। चौथा है कि प्रधानमंत्री से प्रशासन तथा किसी भी विधान से संबंधित जानकारी मांग सकता है, राष्ट्रपति मांगेगा, ओके, प्रधानमंत्री से। विधिवत निर्वाचन किसी सदस्य की अनर्हताओं के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। यह राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति तथा कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कार्यकारी शक्ति और कार्य के अंतर्गत आता है कि वह प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित करेगा। ठीक है, तो किसके अंतर्गत? कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है, यानी वो कार्य करता है। वह राष्ट्रपति के परिस्थिति जन विवेकाधिकार के अंतर्गत नहीं आता। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है। ओके, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में पहला देखिए कि एक अध्यादेश केवल संघ सूची से संबंधित विषयों पर जारी किया जा सकता है। दूसरा है कि राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश तब भी जारी किया जा सकता है जब वह संसद के सदनों में से किसी एक का सत्र चल रहा हो। तीसरा है कि एक अध्यादेश संसद के किसी अधिनियम को संशोधित या निरसित कर सकता है, परंतु इसे संविधान संशोधन हेतु जारी नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसमें एक नहीं होगा। क्या है कि अध्यादेश यहाँ पे लिखा हुआ है केवल संघ सूची। ठीक है, तो संघ सूची नहीं, संवर्ती सूची में भी होगा। ठीक है, संवर्ती सूची। और अगर आपातकाल लागू हो तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून अध्यादेश जारी कर सकता है। ओके, तो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है और इन अध्यादेश का प्रभाव एवं शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती है, परंतु ये क्या है? अल्पकालिक है। इसे ध्यान रखिएगा कि ये अल्पकालिक है। ठीक है, अल्पकालिक है जो अध्यादेश बनाए गए हैं। अध्यादेश जारी करने की निम्नलिखित परिस्थितियां होती हैं यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है। दूसरा है कि सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थितियां विद्यमान हैं और संसद के दोनों सदनों अथवा एक सदन नहीं हो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए
कि एक विधेयक की भांति एक अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है, अर्थात इसे पिछले तिथि से प्रभावी किया जा सकता है। यह संसद के किसी भी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित अथवा निरसित कर सकता है। यह किसी एक विधि को भी परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकता है। हालांकि संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति, ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति संघ सूची, समवर्ती सूची संबंधी विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा आपातकाल हो, राष्ट्रपति आपातकाल लगा हो, तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश क्या है? अल्पकालिक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ओके, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। दूसरा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को विधायिका यानी कांग्रेस के अंग के रूप में नहीं माना जाता। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, कि ये अभिन्न अंग है। ओके, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो विधायिका का अभिन्न अंग नहीं है, मतलब अंग नहीं है। ओके, संविधान के तहत भारत की संसद के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यद्यपि भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और संसद की बैठक में भाग नहीं लेता है, तथापि वह अभिन्न अंग होता है। सदस्य नहीं होता है, भाग नहीं लेता है, किंतु वह अभिन्न अंग होता है। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन पाता। लास्ट में वो कानून अपने हस्ताक्षर के द्वारा बनाता है। वह संसद की कार्रवाई से संबंधित कुछ कार्य भी करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो पहला है कि वह दोनों सदनों को आहूत करता है और उसका सत्रावसान करता है। ठीक है, सत्र को अवसान करता है। 3 सत्र होते हैं जो आगे टेस्ट में मैं बताऊंगी। लोकसभा को भंग करता है, दोनों सदनों को संबोधित करता है, संसद का सत्र नहीं होने पर अध्यादेश जारी करता है, इत्यादि जैसे कार्य उसके हैं। ओके, अमेरिकी राष्ट्रपति विधायिका का एक अभिन्न अंग नहीं होता जैसा कि भारत में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विधायिका जिसे कांग्रेस कहते हैं और भारत में किसे कहते हैं? संसद कहते हैं। कोई भारत में संसद कहते हैं के नाम से जाना जाता है। सीनेट, अपर हाउस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस शामिल है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति को कांग्रेस का एक अभिन्न नहीं माना जाता। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि रक्षा सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर बने रहते हैं। दूसरा है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन केवल राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही हो सकता है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से। इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी, ये दोनों सही है। ठीक है, और अखिल भारतीय सेवा का गठन जो होता है राज्य सभा करती है और किस में है? 312 में। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन देख ले कि संविधान के अनुच्छेद 310 के अनुसार रक्षा सेवा के सदस्य संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा के सदस्य केंद्र के अंतर्गत सैन्य पदों या असैन्य पदों को धारण करने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य के सिविल सेवा का सदस्य या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मतलब कि ये केंद्र के स्तर पे और ये राज्य के स्तर पर। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रपति हित में ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है तो संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं जिसमें शामिल है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित सृजित कर सकता है। ओके, इस प्रकार के संकल्प को राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर बनता है, 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आज जो
क्वेश्चन था उसमें अध्यादेश से संबंधित कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन ले लिए गए थे, क्योंकि अक्सर ही इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट टेस्ट में मैं राष्ट्रपति से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन बचे हैं उसे लेकर आऊँगी। ओके, तो आपको यह टेस्ट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।